बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे जावेद चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर कॉलम निगार। उन्होंने कुछ दावे किए हैं। इन दावों की टाइमिंग, इन दावों के हालात, इन दावों में क्या है, इस पर बात करेंगे। ये दावा कितना सच्चा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो ओहदा है, उसके खिलाफ जो कानून का एक बिल पार्लियामान ने पास किया। मैं खिलाफ इसलिए कह रहा हूं कि इसकी जो टाइमिंग है, जो इसकी मंशा है, वो बाकायदा मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ ही नजर आता था। ये बिल जो है, ये वापस, इसकी भी बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस अतहर बिन अल्लाह साहब के पास कौन सा जादू है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जावेद चौधरी साहब का जो मामला है उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे भी पहले इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो शहरी मोहम्मद हनीफ ने एक केस किया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का निकाह इद्दत की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हुआ, उस केस में आज हनीफ के वकील ने अदालत को बताया कि 10:30 बजे मुफ्ती सईद आ रहे हैं। ये बताया गया कि 10:30 बजे मुफ्ती सईद आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने दावा किया कि मुफ्ती सईद नहीं आएंगे आज। मुफ्ती सईद साहब नहीं आए, पता चला कि उम्रे पे चले गए और फिर उम्रे के बाद आएंगे तो अब समाज जो है वो आगे बढ़ गई है। वैसे ये मुफ्ती सईद साहब जो हैं, जिनका ये दावा है कि उन्होंने ये निकाह करवाया था, फिर उसके बाद उन्होंने ये निकाह दोबारा करवाया। इन्होंने एक निकाह और भी दोबारा करवाया था। जनरल बाजवा साहब जो हैं, उनके ससुर जनरल एजाज अमजद, उनका और जनरल बाजवा की सास साहिबा का निकाह भी उन्होंने बहुत अरसे बाद दोबारा करवाया था। कुछ अकायद वगैरह के मामलात के हवाले से खबरें थी। अब किसी के पर्सनल मामलात में इस तरह से नहीं जाना चाहिए जिस तरह से मुफ्ती सईद साहब को लेकर जाया जा रहा है, तो उस पर बात नहीं करते। बहरहाल जावेद चौधरी साहब खबर क्या दे रहे हैं? जावेद चौधरी साहब खबर ये दे रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने 24 घंटे से कम वक्त में बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। ऐसे ऐसे इंकशाफात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, धचके लगेंगे। वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर देखने में तो पठान बड़े मजबूत जिसामत के, लंबे चौड़े से और बड़े तगड़े से नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से बड़े कमज़ोर निकले। उनके आसाब उतने तगड़े नहीं हैं, वो खुद अंदर से उतने तगड़े नहीं हैं। हाइट बड़ी ठीक ठाक है, लेकिन जावेद चौधरी साहब ये दावा कर रहे हैं कि वो टूट गए, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, बकौल जावेद चौधरी के अली अमीन गंडापुर। और उनका ये कहना है कि उन्होंने काफ़ी बातें बता दी, इंकशाफात कर दिए इमरान खान के बारे में, तहरीक इंसाफ के बारे में। जावेद चौधरी साहब का ये दावा है। जावेद चौधरी साहब ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी बहुत सी बातें बता दी हैं जो उनको नहीं बतानी चाहिए थी। अब ये जावेद चौधरी साहब का दावा, यहाँ तक रुक जाइए। आपको याद है जब शहबाज गिल गिरफ्तार हुए तो क्या हुआ? शहबाज गिल के गिरफ्तार होने के बाद टेलीविजन पे बहुत से लोगों ने बहुत बातें की, सोशल मीडिया पे बहुत साफियों ने बहुत बातें की कि शहबाज गिल बोलना शुरू हो गया है, शहबाज गिल बोल रहा है, शहबाज गिल राज खोल रहा है, इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी की तैसी, शहबाज गिल सारे सबूत दे देगा, बल्कि देना शुरू कर चुका है। फिर कुछ भी नहीं निकला शहबाज गिल के केस में। हुआ ये कि आखिर में हमने ये देखा कि शहबाज गिल के मामले में पुलिस ने अपने चालान में अदालत को बताया कि शहबाज गिल का जो घर है गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में, वहां पर बेड के ऊपर पड़ी हुई डायरी मिली, स्क्रिप्ट मिला जो शहबाज गिल ने एयरवाई पे पढ़ दिया था, सब कुछ सामने आ गया। उस घर पे मैंने भी आपको वीडियो करके बताया, उस घर की फुटेज मौजूद है। वो घर अभी वजूद नहीं रखता। बाहर जो लॉन है वो भी उजड़ा हुआ है, ग्रिल भी पूरी नहीं लगी है और ग्रे स्ट्रक्चर है। उसमें अभी चौकीदार भी ढंग से नहीं रह सकता, ऐसा घर है, वो बना ही नहीं है घर। और उन्होंने बताया कि घर में बेड के ऊपर अलमारी के सामने ये मिला था। तो इस तरह की झूठ हमारे यहाँ बोले जाते हैं। बोले गए कि शहबाज गिल ने पता नहीं क्या बता दिया। अभी अजहर बशवानी के मामले में हुआ कि अजहर बशवानी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स कैसे कैसे चला रहा है, किस किस के नाम से जाली चला रहा है, और उसमें अफवाज पाकिस्तान को, उनके सरबराहान को, मुख्तलिफ लोगों को बड़ी बड़ी गालियाँ वालियाँ दी जाती हैं। अजहर बशवानी ने सब मान लिया, कुछ भी साबित नहीं हुआ। फिर क्या साबित हुआ कि अजहर बशवानी बाहर जब हमारे सामने आ गया 8 रोज़ के बाद, तो अजहर बशवानी वकील के साथ गया अदालत और उसने कहा कि मुझे FIA ने गैर कानूनी हिरासत में रखा, राना सराउल्लाह के कहने पर रखा। दोनों के खिलाफ अजहर बशवानी ने शिकायत करवा दी। अब जावेद चौधरी साहब ऐसी ही बातें अली अमीन गंडापुर के बारे में कर रहे हैं। कितनी चीज़ें हुई हमारे सामने। अली अमीन गंडापुर को लेने दीगर सूबों की पुलिस आई और वहाँ उनको ये कह दिया गया कि डॉक्यूमेंट्स पूरे करेंगे फिर देंगे।
इतनी हमारे सामने इसमें पेशरफ्त हुई थी, जावेद चौधरी साहब इतने वक्त में न जाने क्या कुछ निकाल कर ले आए, पता नहीं कौन है उनका मुखबर। इससे पहले उनके मुखबर जो थे उनके बारे में जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखा था कि हमने ये रीड किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए खतरनाक है। फिर बाद में कहा नहीं जी, जनरल बाजवा साहब ने ये जो जुमला है ये मुझे पहले लिखा कि उन्होंने बताया, फिर बाद में लिखा ये मुझे उन्होंने नहीं कहा था। जो जनरल बाजवा साहब ने कहा था वो जनरल बाजवा साहब ने नहीं कहा था, जावेद चौधरी साहब ने बाद में लिखा था। पता नहीं अब की बार सच्चे निकलते हैं या नहीं निकलते, लेकिन इससे पहले कई बार उनकी खबरें और हमारे यहाँ ये जो गिरफ्तारियों के बाद दावों की खबरें होती हैं, ये खबरें अक्सर गलत साबित हुई हैं। वैसे ये जो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ पार्लियामान ने कानून पास किया, ये कानून का बिल सदर आरिफ अलवी साहब के पास मौजूद था। ये लोग आरिफ अलवी साहब को भी बड़ी सुना रहे थे कि पीटीआई के वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, फौरन कानून मंजूर करके दस्तखत करके वापस दें। अब आरिफ अलवी साहब ने वो बिल वापस कर दिया है पार्लियामान को, और पार्लियामान को बिल वापस करके आरिफ अलवी साहब ने ये कहा है कि ये पार्लियामान का इख्तियार नहीं है कि वो चीफ जस्टिस के बारे में इस तरह की कानून साजी करे। चीफ जस्टिस का जो अज़ खुद नोटिस का इख्तियार है वो इख्तियार आइन के तहत है, आर्टिकल 184(3) के तहत, और चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के ये जो रूल्स है ये बनाते हैं। अब इन्होंने रूल्स तय किए हैं कि अज़ खुद नोटिस कैसे होगा, बेंचेस कैसे बनाए जाएंगे, ये पार्लियामान ने तय किए थे। आरिफ अलवी साहब ने ये वापस भिजवा दिया है कि ये दुरुस्त नहीं है। चलें, अगर इसको दुरुस्त मान भी लें तो इसकी जो टाइमिंग है इस वक्त, इस झगड़े के वक्त, तो हुकूमत की नीयत साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि हुकूमत कर क्या रही है। ये बिल वापस भिजवा दिया गया। इसके बाद अतहर मिनल्ला साहब, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब जो हैं उनके पास कोई जादू है, क्योंकि हुआ क्या, हमारे सामने ये बेंच बना, 24 फरवरी को समाअत हुई। 24 फरवरी को दिन था जुमे का। जुमे के दिन समाअत हुई तो वहाँ पर फारूक चनाइक साहब ने, मंसूर अवान साहब उस वक्त नून लीग के वकील थे, ये अटॉर्नी जनरल नहीं थे, उन्होंने और वहाँ पर दीगर लोगों ने ये कहा कि हमें 2 जजेस पर एतराज़, ये 2 जजेस ना बैठें। अब इनमें थे मज़ाहिर नकवी साहब और एजाजुल हसन साहब, कि ये दोनों जो हैं इन्होंने तो खुद चूंकि अपना माइंड रिफ्लेक्ट कर दिया है तो ये जजेस ना बैठे, इन्होंने तो खुद नोटिस के लिए कहा है और फुल कोर्ट बन जाए, ये बातें हुई। अतहर मिनल्ला साहब ने भी ये बात की। चीफ जस्टिस साहब ने कहा 24 फरवरी को जुमे के दिन कि अभी सबकी हाजिरी लगा लेते हैं, अच्छा अदालत में सब आ गए, पीर को हम इस मामले को देखेंगे, अज़ खुद नोटिस लेना मेरा इख्तियार है। और उन्होंने ये कहा कि 2 सूबों के ये जो स्पीकर्स हैं उनकी दरखास्तें वहाँ की हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं, यानी अज़ खुद नोटिस तो आए लेकिन ग्राउंड्स भी मौजूद हैं, ये चीफ जस्टिस ने कहा। फिर आ गई मंडे को 27 तारीख। 27 तारीख को सबने दस्तखत कर दिए। 2 जज साहिबान के बारे में बात हो रही थी और उनकी जानिब से कहा गया हम अलग हो जाते। तमाम जज साहिबान ने कहा कि चीफ जस्टिस नया बेंच बना दे। अच्छा, ये जो 2 जज साहिबान अलग होने वाली बात थी, इन्होंने भी दस्तखत कर दिए, तो 9 के दस्तखत थे। 9 के बाद जो बेंच बना नया वो 5 रुकनी बेंच था। 7 रुकनी बेंच की जो बात होती है 4-3, तो 7 रुकनी बेंच तो कभी वजूद रखता ही नहीं था। तो अतहर मिनल्ला साहब जो हैं वो 27 तारीख को दस्तखत कर चुके थे कि चीफ जस्टिस नया बेंच बना दें, यानी इस मामले से अलग हो गए। चीफ जस्टिस ने नया बेंच बना दिया। नए बेंच में अतहर मिनल्ला साहब नहीं थे और उन्होंने खुद कहा था कि चीफ जस्टिस बेंच बना दें। तो अतहर मिनल्ला साहब का जो इख्तिलाफी नोट है वो 27 फरवरी तक के मामलात पर होना था, या ये अब जारी किया गया ना, जारी हुआ है। लिखा पहले था 27 तक लिख लिया होगा, 28 तक लिख लिया होगा। अतहर मिनल्ला साहब को यकुम के बारे में कैसे मालूम था कि यकुम मार्च को क्या होगा? उनके इख्तिलाफी नोट में यकुम मार्च की चीजें भी मौजूद हैं। तो अतहर मिनल्ला साहब को 27 फरवरी के इख्तिलाफी नोट में यकुम की चीजें मालूम है, ये हमें पता चल रहा है। तो ये हुआ है। अब ये जो बात होती है कि मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस है और मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी बेंच का हिस्सा ना बने, तो ऐसे ही तो क्यूरेटिव रिव्यू मौजूद था काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ, तो काजी फाइज ईसा साहब बेंच का हिस्सा क्यों बने? ये भी सीधी सी बात है, लेकिन वो भी बने। अब 5 का बेंच था, 5 के बेंच में से 3 जज साहिबान ने फैसला सुना दिया और फैसला सुना के इंतखाबात की तारीख दे दी। इन हालात में कहा यह जा रहा है कि ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, इस इजलास ने भी हुकूमत के हक में इस हद तक तो फैसला दे दिया। अब इसको ये लोग डीकोड कर रहे हैं, एलामिये में ये बात नहीं है, लेकिन लोग डीकोड कर रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन है इसमें अफवाज पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं, तो वहां पर अहलकार ड्यूटी दे रहे हैं, तो वो इलेक्शन ड्यूटीज के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसलिए इलेक्शन को तो अभी भूल जाइए। यही बात राना सनाउल्लाह ने की है।
बुनियादी सवाल यही है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना कराने का जवाब क्या है। बुनियादी सवाल यह है कि फिर ये जो मोहसिन नकवी की और आजम खान की निगरान हुकूमत है, इनका क्या बनेगा। बुनियादी सवाल यह है कि बलीगुर रहमान जो ये कहता है कि मैंने दस्तखत नहीं किए तो मैं तारीख नहीं दूंगा इलेक्शन की, तो फिर वो उससे अगले स्टेप में कैसे निगरान काबीना से, निगरान वजारत आला से हलफ ले लेता है। ये कुछ बुनियादी सवाल थे जिनका जवाब सामने आना जरूरी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।